नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू मंथन। और हमारे आज के गेस्ट है द क्विज मास्टर पद्मनाभन पिल्ले सर। ही इज द फाउंडर ऑफ एनक्यूसी, which is Nagpur Quiz Club, the only sustained and the most popular club of Nagpur. So आज का वीडियो is all about quiz और बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रिवियास। सो आप देखते रहिए, वीडियो पूरा देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज गो अहेड। झक मारना। सच में झक मारना, व्हाट इज झक? तो टीचर का चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ जाता था, फिर उन्हें एक्नॉलेज करना पड़ता था कि पद्मनाभन इज एक्चुअली राइट एंड आई एम रॉन्ग। तो वो एक सेकंड मुझे ऐसा लगता था कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, मुझे बाद में इंटरनल में वगैरह मार्क्स कम मिलते थे, लेकिन यही हमारा पर्पस है। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है दकियानूस। दकियानूस। हाँ, क्या दकियानूसी बातें करते हो? ओह अच्छा। हाँ, तो हमने से कई लोग ये मुहावरा सुनते हैं, हाँ। लेकिन कितनों ने एक्चुअल में एफर्ट डाला। नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू मंथन। और टुडे वी हैव विद अस द क्विज मास्टर पैडी सर। उनका नाम है पद्मनाभन पिल्ले, बट वी कॉल हिम पैडी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए मंथन पे। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर एंड वी वर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू हियर। Entirely my honor. सर, हाउ आर यू? How are you? How is life? I'm good. Life's good. Fantastic. Sir, of course, Paddy sir in the house, so this episode will be all about quizzing. So, first of all, sir, I would like you to break down for the audience ki what is the concept of quizzing and just give us a brief history of quizzing. क्योंकि a lot of the audience are उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है. They are just उनका बस KBC is quizzing. तो just break down the whole concept for us. एक ट्रिविया मैं आपको बताऊंगा कि क्विज ये वर्ड ओरिजिनेट कैसे हुआ। Okay. काफ़ी सारी थियरीज है इसके पीछे, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर थियरी वो ये है कि रिचर्ड डेली करके एक थिएटर मैनेजर हुआ करते थे। तो उन्होंने एक बेट रखा था किसी के साथ कि आई विल क्रिएट अ वर्ड विच विल बिकम अ वर्ड। जो आगे कोई वर्ड था नहीं, मैं बनाऊंगा इसे अगले 48 आवर्स के अंदर। तो उन्होंने सब दीवारों में क्विज 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 ऐसे पेंट करके रखा रातों रात। तो अगले दिन जब लोगों ने उसे देखा तो लोग सोचे कि क्या है ये क्विज, व्हाट इज क्विज। तो दैट बिकेम समथिंग न्यू। ये एक वर्ड बन गया क्विज, समथिंग दैट क्रिएट्स, समथिंग दैट इग्नाइट्स क्यूरियोसिटी। ये एक वर्ड क्रिएट हो, दैट्स अ थियरी। जरूरी नहीं कि ये सच है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर स्टोरी है। और क्विजिंग एज ए कॉम्पिटिशन इवॉल्व कैसे हुआ, इसकी जानकारी तो ज़्यादा किसी के पास है नहीं। लेकिन इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो ने क्विज शुरू किया इन 1967, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो डेरिक ओब्रायन साहब के फादर है, नील ओब्रायन, उन्हें कहते हैं द फादर ऑफ क्विजिंग इन इंडिया। तो ये क्विज का नाम था कैडबरीज बॉर्नवीटा क्विज कंपटीशन, और इसे होस्ट करते थे हामिद सायानी साहब। अमीन सायानी साहब के बड़े भाई साहब हामिद सायानी साहब। 67-70 में 75 में उनके गुजरने के बाद अमीन सायानी जी ने टेक ओवर कर लिया। फिर बाद में सिद्धार्थ बासु साहब का मास्टरमाइंड इंडिया कंपटीशन आया। उसमें काफ़ी नागपुर के भी पार्टिसिपेंट्स थे, सुपांत भट्टाचार्य सर और देवेंद्र प्रभुने सर, अखिल सिंह, और काफ़ी उसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहा। फिर डेरिक ओब्रायन की, जो मैंने बचपन में देखी, डेरिक ओब्रायन की टेलीवाइज्ड बॉर्नवीटा क्विज कंपटीशन जो जी टीवी में आती थी। सेलिब्रिटी जजेस वहाँ आते थे, जवागल श्रीनाथ और सब क्रिकेटर्स, मूवी स्टार्स। तो काफ़ी एंटरटेनिंग रहता था चीज़ ये। और फिर केबीसी के बारे में तो आपको सबको पता ही है। केबीसी के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा। मेरे पिताजी ने मुझे मोबाइल फ़ोन ला के दिया 2004-05 में, ये सोच के कि मेरा बेटा बड़ा होके करोड़पति बनेगा। लेकिन मैं वो फ़ोन इस्तेमाल करके पति ज़रूर बन गया। So sir, that was good. I would like to ask you कि you have been into quizzing for how many years now? 25 30 years. That's wonderful. So sir, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपका चाइल्डहुड कैसा था? And how did your childhood shape you as a quiz master? Because there would be some instinct ना, कुछ ट्रिगर हुआ होगा कि मैं क्विज करूँगा. Right. So just tell us about that. To be honest, reality is pretty dark. I was not good in academics. I was pathetic in academics. Average would be an overstatement करके मैं average नहीं बोल रहा हूँ. I was bad. और स्पोर्ट्स में I was bad. किसी चीज़ में I was not really good. पढ़ने का शौक था थोड़ा बहुत. न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, तो थोड़ी नॉलेज थी, लेकिन क्विजिंग ऐसा कुछ होता नहीं था। तो
लेकिन एक सैडिस्टिक प्लेजर मुझे मिलने लगा जब टीचर्स जब पढ़ाती थी और टीचर्स यूज टू कॉल मी डम, यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे पता थी और फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज जब क्लास में होती थी तो मुझे पता चलता था कि ये चीज़ जो बताई है टीचर ने ये गलत है। और सब टीचर्स ऐसे नहीं, कुछ टीचर्स हैं तो उन्हें पॉइंट आउट मैं करता था कि मैम आपने जो कहा इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रॉन्ग। तो टीचर्स लाइक अरे इसको क्या पता, ये तो बेवकूफ़ लड़का है। और प्री इंटरनेट डेज में किताबें मैं ढूंढता था जहाँ पे प्रूव कर सके। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1919 में नोबेल प्राइज़ मिला, अगर टीचर कही तो मैं कहता था कि नहीं 21 में मिला, तो टीचर चुप कर देती थी। तो मैं किताबें ढूंढ के फैक्ट्स लेके आता था कि जहाँ मेंशन है कि 21 में ही नोबेल अल्फ्रेड इनको मिला, आइंस्टाइन साहब को। तो अगले दिन जब मैं ये फैक्ट्स प्रेजेंट करता था टीचर को, तो टीचर का फर्स्ट रिएक्शन इज मैं भी तुम्हें 4 किताबें दिखा सकती हूँ जिसमें ये मेंशनड है। तो मैं बोलता मैम ये दूसरी किताब देखिए, इसमें भी मेंशनड है। तो टीचर का चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ जाता था। फिर उन्हें एक्नॉलेज करना पड़ता था कि पद्मनाभन इज एक्चुअली राइट एंड आई एम रॉन्ग। तो वो एक सेकंड मुझे ऐसा लगता था कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, मुझे बाद में इंटरनल में वगैरह मार्क्स कम मिलते थे, लेकिन वो एक सेकंड का प्लेजर जो है दैट वाज वर्थ एक्सपीरियंस। शायद काटते थे, या फिर मैं वैसे ही पढ़ने में खराब था तो आई वाज लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस, तो शायद काटते भी होंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि टीचर को कुछ गलत हमने साबित किया। तो ये क्यूरियोसिटी धीरे धीरे और बढ़ने लगी। और मैं स्कूल की क्विजिंग टीम में नहीं था, ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट क्विजर्स थे, जैसे डॉक्टर विपिन वैष्णव, इज एन IAS ऑफिसर आज, तो हमारी क्विजिंग टीम में थे। तो एक बार रेगुलर पार्टनर अवेलेबल जब नहीं थे तो ही आस्क्ड मी टू बी अ पार्ट ऑफ देयर टीम। तो रामन साइंस सेंटर की एक क्विज में मैं गया और वी वन दैट क्विज। एक साइंस क्विज थी वो, तो 450 रुपये कैश प्राइज हमें मिला था। उन दिनों पॉकेट मनी मिलता था 1 रुपये, वो भी 10-15 दिन में एक बार। तो हम सोचे कि इतना पैसा क्या करेंगे हम लोग, दुनिया कदमों के नीचे है हमारी, 150 रुपये पर पर्सन मिलके। ये एक फीलिंग आती थी और बात पैसे की नहीं थी। वो कुछ जीतने के बाद जो मज़ा आता था वो एक अलग था। और ऐसी एक गणेश पंडल में एक इवेंट में गया था 1995-96 में। तो आई वॉज द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट इन दैट क्विज और स्टैंडर्ड क्विज थी, सब कॉलेज के भैया लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और वी वन दैट क्विज। मैंने सारे सवालों के जवाब दिए थे और बाकी बड़े लोग जिनको नहीं आ रहा था आंसर, वो बोले कि कौन है ये छोटा बच्चा इतना आंसर दे रहा है। तब पता चला था कि ये चीज़ और एक्सप्लोर करनी चाहिए। बट सर मेरे को बताइए कि हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन, क्योंकि आप एकेडमिक्स आपने बोला कि यू वर नॉट सो गुड इन दैट, बट क्विजिंग में यू वर द किंग एट दैट टाइम, सो हाउ डिड दे रिएक्ट टू इट? आई मीन अब पेरेंट्स ने पहले ये चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मेरे फादर समझते थे कि पढ़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन कोई मूवी अगर देखो तो इसे सब याद रहता है कि मूवी में उसकी स्टोरी में क्या हुआ, फिर ये एक्टर ने, हीरो ने क्या किया। कोई वो एक उनको मालूम था कि ऐसा बच्चा इतना बेवकूफ़ नहीं है जितने स्कूल वाले बोल रहे हैं। तो जब क्विजेस में रिजल्ट आने लगे तो दे वर वेरी हैप्पी कि बच्चा हमारा उतना भी बेवकूफ़ नहीं है। सर यू सेड कि यू यूज्ड टू शो मैम कि मेरा रीडिंग है इतना, यू यूज्ड टू गिव देम रेफरेंसेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्विजिंग इज ऑल अबाउट रीडिंग ऑफ कोर्स। सो जस्ट टेल मी कि how did you imbibe this quality of reading in you and how this has helped you along the 25 years now? Quizzing is basically an extension of your reading. Because I come from a pre-internet era. जब इंटरनेट हुआ नहीं करता था, आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कॉमिक्स। पढ़ने के सिवा कोई एंटरटेनमेंट का स्कोप नहीं था। दूरदर्शन वॉज देयर और दूरदर्शन में एजुकेटिव प्रोग्राम्स ही आते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन बहुत बार माता पिता इंकरेज नहीं करते थे बच्चों को टीवी देखने के लिए, अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम क्यों ना हो। तो हमारा एंटरटेनमेंट का जरिया किताबें थी और किताबों की वजह से पता चला। और फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी मेरी माँ बताती थी, तो थोड़ी और जानकारी मिलने की क्यूरियोसिटी अगर जनरेट हो जाए तो बच्चा खुद एफर्ट डाल लेता है चीज़ें पता करने की। तो रीडिंग इज़ वेरी क्रिटिकल। और मेरा रीडिंग का पैटर्न आज भी ये है कि मैं एक फिक्शन और उसके बाद एक नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। और मेरे कई दोस्त हैं जो साथ में 2-3 किताबें पढ़ते हैं। सॉरी बट ऐसा क्यों? मतलब फिक्शन और फिक्शन, सम लॉजिक टू इट? वैरायटी इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। एक अलग अलग एक कंटेक्स्ट पता चलेगा और नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉन फिक्शन में विलियम डैलरिम्पल की किताबें आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो आप डैलरिम्पल की किताबें पढ़िए, और हिस्ट्री में आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप डेफिनेटली डैलरिम्पल की किताबें पढ़िए, क्योंकि एक अलग नज़रिया आपको वहाँ मिलेगा, नॉलेज तो मिलेगा ही। सारी किताबें और फिक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस की किताब मैंने देखी, चार्ल्स डिकेंस की किताब आप पढ़िए। तो फिक्शन इज़ नॉट जस्ट अबाउट द स्टोरी, आपको अलग अलग चीज़ें पता चलेगी, वो कौन से पीरियड में सेट है, कौन कौन से कैरेक्टर्स है और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है और उनकी भाषा क्या है,
कुछ वर्ड्स जो आज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या आज हम किसी अलग कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले किसी अलग तरीके से, जैसे विलन। विलन ये वर्ड आज जो कंटेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं, पहले उसका कंटेक्स्ट अलग था। तो पुराना लिटरेचर आप जब स्टडी करते हैं तो आपको अलग अलग नज़रिया मिलेगा और नॉलेज मिलेगा। एज ए क्विज मास्टर आपको सवाल बनाने की लीड्स आपको मिलेगी, करके पढ़ना बहुत। So, but what was villain पहले आपने जो बोला अभी? विलन यूज टू बी फार्मर, लेबरर, ये चीज़ के लिए विलन वर्ड यूज़ करता है मिडिल इंग्लिश में, और आज तो मूवी विलन। So, but वो कैसे हुआ, मतलब how did it came into movies as a villain? पता कीजिए, ये आप पता कीजिए, दैट इज द एसेंस ऑफ नॉलेज। मैंने एक क्यूरियोसिटी जनरेट किया आपके माइंड में। True. हाँ, तो आप इस पे एफर्ट डालेंगे, आपको 4 चीज़ें और पता चलेगी। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, एक हमारे क्विज मास्टर हैं तेजस करके, ही इज़ एन IIT चेन्नई पास आउट। व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट क्विजर हियर, तो उन्होंने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे जो क्विज मास्टर थे अखिल सिंह साहब, उन्होंने नैन सुख करके एक पेंटर है, उनके ऊपर एक मूवी आ रही थी, तो उसके ट्रेलर पे उन्होंने कुछ सवाल पूछा। तो उनमें क्यूरियोसिटी इतनी भड़की कि आज 5-6 साल के बाद तेजस इज एन अथॉरिटी ऑन इंडियन पेंटिंग्स। सिर्फ अगर वो क्विज में वो नहीं आते या नैन सुख के बारे में सवाल नहीं होता तो उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं चलता। आज ही इज एन एक्सपर्ट। तो इग्नाइटिंग क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट स्टेप, और यही क्विजिंग की सबसे बड़ी सीख है मेरे लिए। True. So, but moving on, how was your college days regarding quizzing? क्योंकि धीरे धीरे you growed up, आपने और पार्टिसिपेट किया, फिर how did the NQC का आइडिया कैसे आया, वो कैसे बना, and like tell us the NQC story completely. राइट, NQC के बारे में बताने के पहले मुझे कुछ NQC के पहले के क्विजेस बताने पड़ेंगे। तो पहले जो क्विजेस होती थी, वहाँ क्विज मास्टर के पास में क्विज बुक रहती थी। पेंगुइन इंडिया वो टाइम में क्विज बुक लॉन्च करता था, तो हमें बस क्विज बुक पढ़ना पड़ता था और हमें क्विज के बारे में जानकारी, हमें ये देखना है कि क्विज मास्टर कौन सी क्विज बुक रेफर कर रहा है। और फिर बाद में सुपान सर की मैंने एक क्विज अटेंड की, जिसमें पता चला कि क्विजिंग ऐसी भी होती है जब क्विज मास्टर इज़ नॉट रेफरिंग टू एनी क्विज बुक, उनके खुद के बनाए हुए सवाल। और उस क्विज का नाम बंगाली एसोसिएशन की क्विज थी, 2000 में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तब पता चला कि क्विजिंग की ब्यूटी और कैसे बढ़ सकती है, वर्केबल सवाल क्या होते हैं। और एक दूसरी क्विज है हेड क्रंचर नाम से, जो नागपुर की उस जमाने की सबसे बड़ी क्विज हुआ करती थी, जहाँ सुपान सर यूज टू बी ए पार्टिसिपेंट। अविनाश उपाध्याय सर करते थे क्विज, ये 12-13 साल क्विज चली। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 450 रुपये कैश प्राइस हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये क्विज में जो हमने ब्रोशर देखा क्विज का, तो मैंने मेरे दोस्त के कहा कि देखो इतनी बड़ी कॉलेज, हिजलप कॉलेज, और ये प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है। बोला क्या प्रिंटिंग मिस्टेक? इन्होंने प्राइस मनी लिखा है 3000 रुपये, जबकि प्राइस मनी है 300 रुपये। तो हम वहाँ जाके पता चला कि प्राइस मनी एक्चुअल में 3000 रुपये है। तो अविनाश उपाध्याय सर का क्विज था। तो वो भी एक ऐसी क्विज थी जिसमें कोई क्विज बुक रेफर नहीं होती, हर एक सवाल क्विज मास्टर द्वारा रिसर्च किया हुआ, उनके बनाए हुए सवाल और ओरिजिनल कंटेंट। तो ये एक हमारे लिए इनिशिएटिव था। फिर बाद में कॉलेज के बाद जनरली क्विजर्स की जर्नी कॉलेज तक ही रहती। स्कूल में क्विजिंग करते हैं, कॉलेज में करते हैं, नौकरी लगने के बाद सब बंद कर देते हैं। तो एक क्विज के दिन मेरा जॉब इंटरव्यू था। तो बहुत मैंने इनको रिक्वेस्ट किया इंटरव्यू वालों को कि आप जॉब इंटरव्यू अगले दिन ले लीजिए क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंट क्विज है। तो वो नहीं मानने को तैयार थे। तो मैं 2 दिन तक सोचा कि इंटरव्यू के लिए जाऊं कि क्विज के लिए जाऊं, इंटरव्यू क्विज। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर द क्विज, इंटरव्यू हो जाएगी बाद में। लेकिन फिर मतलब मेरे माता पिता दोस्त सब समझा रहे थे ऐसा नहीं करना, और इंटरव्यू वाले ने भी इवेंचुअली कॉपरेट किया कि आप इंटरव्यू दे दो, उसके बाद आप क्विज में चले जाओ। सबसे पहले इंटरव्यू उन्होंने मेरा लिया, और जो इंटरव्यू ले रहे थे वो भी एक फॉर्मर क्विज मास्टर रह चुके हैं। तो उनको मैंने बोला सर आपकी जो भी सवाल है आप जल्दी पूछिए क्योंकि मेरी अभी क्विज है। तो उन्होंने जल्दी सवाल पूछा, मुझे जॉब मिल गई और वहाँ जाके मैं वो क्विज भी जीता। और आई वॉज प्रीटी हैप्पी कि मेरा क्विजिंग करियर विक्ट्री में ख़त्म हो गया। बट दैट वॉज नॉट द केस। 2-3 साल के बाद जॉब छोड़ के जब आई जॉइन फैमिली बिजनेस, तो वो फिर एक क्यूरियोसिटी, थोड़ा समय हाथ में आया तो क्यूरियोसिटी फिर जनरेट होने लगी। तो VNIT एक इवेंट करता था, VNIT क्विज फेस्ट। अभी तो अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं रिवाइव करने की लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ मैं ऐसे ही गया, मैं बैंक में चेक डालने गया था, तो VNIT क्विज फेस्ट बोर्ड देखे मैं अंदर चला गया। तो मैं घर सीधा शाम को गया पूरी इवेंट्स मैंने देख के मैंने मज़ा उठाया। तब काफ़ी लाइक माइंडेड क्विजर्स मुझे वहाँ मिले जो मेरे साथ कॉलेज क्विजिंग करते थे और नए क्विजर्स। फिर हमें लगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए ताकि हम फ्रिक्वेंटली मिल सके, डिस्ट्रीब्यूट आइडिया एक्सचेंज कर सके। तो इटर्निटी मॉल में हम मिलते थे, एक कुछ चाय कॉफ़ी या एक कुछ ऑर्डर करके हम इटर्निटी मॉल में बैठे बात करते थे।
तो इवेंचुअली फूड कोर्ट में, तो इवेंचुअली इटर्निटी मॉल वाले हमें भगा देते थे कि भैया बहुत हो गया, कितनी देर बैठोगे। तो फिर हमने उसके बाद एक सिनेमा क्विज किया ओपन फॉर ऑल, एक टेरेस में किया था किसी दोस्त के। तो तब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत अलग अलग लोग आए, वो लोग भी एनक्यूसी की जर्नी का हिस्सा बन गए। और फिर हमने 15 अगस्त 2011 को एक क्विज़ किया जिसका नाम था ब्लिट्स क्रीक। हाँ, और आज हमने ओवर 160 क्विज़ेस हम कर चुके हैं। और ब्लिट्स क्रीक का 10th एडिशन हमने रिसेंटली किया, अभी 11th भी होगा। जी, एब्सोल्युटली। सो मतलब कुछ तो जर्नी में कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे आपने, क्योंकि सर सस्टेनिंग सच अ बिग क्विज क्लब थ्रू आउट सो मेनी इयर्स बहुत डिफिकल्ट होता होगा। एंड वैसे भी सर मतलब इफ यू लुक कि क्विज का जो पार्टिसिपेशन है वो रिड्यूस होता रहता है। जी। सो टेल अस कि हाउ आर यू सस्टेनिंग दिस क्विज क्लब इतने सालों तक? जी, चीज़ें जैसे आईटी जॉब हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो वी हैव टू मेक आवर सेल्फ रेलेवेंट। तो नई नई चीज़ें, जैसे मैं जब कॉलेज क्विजिंग करता था तो इंडिया क्विजिंग काफ़ी पॉपुलर हुआ था करता था, और अभी पॉप कल्चर पे फोकस है। लेकिन इफ़ वी हैव टू स्टे रेलेवेंट, आपको ये सब चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स बिल्कुल पसंद नहीं, बट मैं देखता हूँ ताकि कुछ नई चीज़ें मुझे पता चले। यंगस्टर्स के साथ में कन्वर्सेशन अगर करूँ तो कुछ रेलेवेंस उनको लगे, ऐसा नहीं कोई अंकल से आप बात कर रहे हैं। तो वी हैव टू स्टे रेलेवेंट, नॉलेज आपका अपडेटेड रहना चाहिए। ये सब चैलेंजेस ही हैं। इनफैक्ट कोई टॉपिक आपको पसंद नहीं है, आप फिर भी उसमें दिलचस्पी दिखा के आप पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। तो वी कंटिन्यू टू डू इट। और क्विजिंग भी हम डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे नई नई चीज़ें, अलग अलग क्विज क्लब्स है, KQA है, BQC है और BCQC है। तो उधर के जो नए नए इनोवेटिव चेंजेस वो लाते हैं, हम भी उसे इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, और हम अपने खुद की चेंजेस भी लाते हैं जो बाकी लोग भी हमसे इंस्पायर्ड होकर करते हैं। तो धीरे धीरे बस वही शुरू है। Fantastic. Sir, you are a very famous quiz master. I mean, I have मेरे को पता है कि I have seen people know कि हाँ, Paddy is a quiz master. You are that famous in the city now. So how did this journey of as a quiz master started? और sir, tell us about this art कि how this is so artistic. क्योंकि quiz master लोग समझते हैं कि ठीक है ना, मतलब it's close to an anchor, but it's actually an art. So tell us about that. मेरे ओपिनियन में क्विज मास्टर शुड मेक हिज ओन क्वेश्चंस। तो बात वहाँ से शुरू होती है कि आप रिसर्च क्या कर रहे हो, आपकी लीड्स क्या है। तो अभी कोई भी चीज़ मैं देखता हूँ तो मुझे जो एक की आइडिया उसमें नज़र आता है, मतलब क्विज मास्टर का नज़रिया बहुत अलग होता है। हर चीज़ में किस चीज़ में सवाल बन सकता है, जैसे कि एक किताब आपके सामने रखी तो एक फ़ोटोग्राफ के ऊपर में कुछ अगर ट्रिविया मेरे दिमाग में आए या रिसर्च करने का स्कोप है तो मैं मेंशन कर लेता हूँ और मैं उस पर करता हूँ रिसर्च। और कुछ भी उसमें ट्रिविया अगर सवाल अगर बन जाए तो आई मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट। इसलिए क्विज मास्टर का नज़रिया बहुत ब्रॉड रहना चाहिए। एनीथिंग कैन बी ए ट्रिविया एंड एवरीथिंग कैन बी ट्रिविया। अभी चेयर के ऊपर भी आप सवाल बना सकते हैं। चेयर इज बेसिकली ऑफ पोर्चुगीज ओरिजिन। अभी मलयालम में जो चेयर का टर्म है दैट इज कसेरा, और टेबल का टर्म है मेशा, एंड बोथ दीज वर्ड्स आर पोर्चुगीज, क्योंकि मलयालीज डिडंट रियली यूज अ चेयर और अ टेबल बिफोर द पोर्चुगीज अराइव्ड। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो एवरीथिंग कैन बी अ ट्रिविया। बस आप रिसर्च करने के लिए आप ओपन रहे, माइंड आपका ओपन रखें, और दैट्स इट। सर बट टेल अस अबाउट योर फर्स्ट इवेंट जब आप क्विज मास्टर थे। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू प्रिपेयर अबाउट इट, एंड यू नो व्हाट वाज द होल एनवायरनमेंट ऑफ दैट? माई फर्स्ट क्विज वॉज आई थिंक इन 2001, जब मैंने एज अ क्विज मास्टर, जब मैंने 2001 में एक ऑडियंस के लिए क्विज किया। आई एम प्रिटी अशेम्ड ऑफ दैट क्विज। आज के तारीख में बात करें तो बहुत आउटडेटेड कंसेप्ट था। पता भी MCQs हुआ करते थे, अभी तो MCQs आर आउटडेटेड। रैपिड फायर राउंड, ये सब चीज़ें समय के साथ सब बदल जाती हैं। तो किसी भी क्विज मास्टर को उसकी 2 क्विज पहले वाली क्विज पसंद नहीं आती है आज। मतलब सेम विद लिटरेचर, अगर कोई राइटर अगर कोई किताब अपनी लिखे तो ही इज़ नॉट रियली प्राउड ऑफ इट आफ्टर सम ईयर्स। वो एक्नॉलेज नहीं करते चीज़ें, बट दैट्स द फैक्ट। सर वेरी इंटरेस्टिंग। आप ऑफ कोर्स क्विज मास्टर थे, बट मेरे को अभी एक दिमाग में ख्याल आया। I was reading Plato और Aristotle, ऐसा कुछ तो भी था. So he said that every writer should wait for 14 years before publishing his book. After अगर मैंने अभी लिखी है, after 14 years I should publish it. क्योंकि तब तक it gets filtered. ये बात तो सही है, लेकिन eventually no book will ever get published. क्योंकि I don't think कोई भी author is happy with what he wrote 14 years ago. Yeah, right. तो वो कोई किताब eventually practical नहीं है, एरिस्टोटल साहब या प्लेटो जी जो भी आप कह रहे हैं.
So moving on, I want to ask कि you have done so many quizzes. I want you to share some interesting trivias. क्योंकि सर आजकल trivias मतलब बड़े चलते हैं YouTube पे and people are really awestruck by it. So throughout your journey, some ऐसे 2-3 कुछ अच्छे trivias आप मतलब if you can share. ओके Would love to hear that. राइट अभी निखिल मेहाडिया जी ने क्विज ऑर्गेनाइज किया था Okay. पिछले हफ्ते। उसके से 2 सवाल मैं आपको पूछूंगा। एक रोमन एम्परर थे ट्राजन डीएस। Okay. ट्राजन डीएस के व्यूज बहुत आउटडेटेड थे, अच्छा. तो वो बहुत परसिक्यूशन ये सब चीज़ें करते थे। तो अरेबिक सोर्सेस जो है, ईस्टर्न सोर्सेस, उन्हें किसी अलग नाम से रेफर करते थे। एंड दैट वर्ड इज़ वेरी पॉपुलर अमंगस्ट अस फॉर समबडी विद आउटडेटेड व्यूज़। ये एक ऐसा वर्ड है जो हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं आउटडेटेड व्यूज़ के लिए। जैसे आपके व्यूज़ अगर पुराने हैं तो बोलते हैं कि क्या आप ऐसी बात कर रहे हो, डैश। एंड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड डीएस। जैसे आपने एरिस्टोटल की बात की, एरिस्टोटल इज कॉल्ड अफलातून इन अरेबिक ईस्टर्न सोर्सेस। So why would Aflatun be? नहीं, अभी अरेबिक तरीका अलग है, वर्ड्स अलग, रोमन ओरिजिन अलग होता है। जैसे सैंट्रकटॉस बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को यूरोपियंस। तो सिमिलरली डीएस दैट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द रोमन किंग, उनका नाम अरेबिक सोर्सेस में कुछ अलग है। और हम भले ही डीएस को नहीं जानते हैं, हम ये वर्ड ज़रूर जानते हैं फॉर समबडी विद आउटडेटेड व्यूज। अच्छा, okay. तो व्हाट इज दैट वर्ड? डीएस से बहुत सिमिलर है, समबडी विद आउटडेटेड व्यूज। कुछ आप गेस करेंगे? No idea, sir. ओके, अगेन क्विजिंग की एक बात और है कि मुझे आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करना है, ना ही आपको ह्यूमिलिएट करना है। क्विजिंग इज ऑल अबाउट नोइंग। नई नई चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, यही हमारा पर्पस है। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है दकियानूस। दकियानूस। हाँ, क्या दकियानूसी बातें करते हो? ओह, अच्छा. हाँ, तो हमने से कई लोग ये मुहावरा सुनते हैं, हाँ. लेकिन कितनों ने एक्चुअल में एफर्ट डाला ये पता करने के लिए कि दकियानूस है क्या और ओरिजिनेट कहाँ हुआ। सिमिलरली निखिल ने एक सवाल और पूछा था। ये एक वर्ड है जो गुजराती हिंदी में इस्तेमाल होता है फॉर अ स्मॉल फिश। संस्कृत ओरिजिन है ये पर्टिकुलर वर्ड का। तो बहुत लोग जो फिशिंग करते हैं दिन भर और सिर्फ ये छोटी मछली ले पाते हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने अपना समय खराब कर दिया। तो इस पे एक मुहावरा आ गया है जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। हम लोग भी दिन में कम से कम 4-5 बार ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। सच में? हाँ हाँ, कोई भी अगर टाइम पास कर रहा होगा, टाइम वेस्ट कर रहा होगा, तो हम लोग ये मुहावरा करते हैं जिसमें जो की वर्ड है दैट मीन्स अ स्मॉल फिश। Okay. वुड यू लाइक टू टेक अ गेस? Guys, I guess. टाइम खोटी करना। यार ठीक है, बट दैट्स नॉट द वर्ड। So please go ahead. झक मारना। सच में? झक मारना, व्हाट इज झक? झक मतलब छोटी मछली। ओह. दिन भर जो फिशिंग करके छोटी सी मछली ले पाता है, झक मार। ये एक ट्रिविया के लिए पॉडकास्ट हिट होने वाला है. नहीं, बट क्रेडिट गोज टू निखिल मेहाडिया जिन्होंने रिसर्च किया। ये मेरा ट्रिविया नहीं है, आपने पूछा करके आई शेयर्ड अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। So but मतलब 2 ही ट्रिविया में आई वाज सो ऑस्ट्रक, तो मेरे को लगता है कि जो आपके क्विज अटेंड करते हैं, जी. आई मीन उनका तो मतलब द लेवल ऑफ नॉलेज दे हैव गेन्ड थ्रू एनक्यूसी. आई रिक्वेस्ट पीपल जो देख रहे हैं प्लीज एनक्यूसी में आइए, हमारे क्विज़ में पार्टिसिपेट कीजिए और ऐसे ट्रिविया का मजा उठाइए। अगेन मैं एम्फोसाइज करूँगी कि क्विजिंग इज नॉट अबाउट नॉलेज। हमें फर्क नहीं पड़ता आपको कितना आंसर आता है कितना नहीं आता है, ये आप पे है कि आप कितना सीखना चाहते हैं, आप अपना नॉलेज बूस्ट कैसे करना चाहते हैं। इसलिए वी आर वेरी एक्टिव इन दिस So I ऑर्गेनाइजेशन। have attended. I am not a quiz person, but just out of curiosity, I did NQC के कुछ quizzes, and it was absolutely wonderful, sir. The kind of questions and the kind of effort that people put in, that is mind blowing. थैंक यू सो मच। Sir, but you talked about participation. I was to lead to you to that. कि सर मैंने ये पर्सनली देखा है एंड आई थिंक आपने भी ये नोटिस किया होगा कि द पार्टिसिपेशन इन क्विज़ेस इज रिड्यूसिंग वेरी रैपिडली. सो व्हाई डू यू थिंक इज दैट? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू थिंक द पेरेंट्स एंड आल्सो द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन्होंने क्या करना चाहिए टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ क्विज़ेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। तो कोई भी अगर पेरेंट को आप पूछे कि आपका बेटा क्विजिंग क्यों नहीं करता है या पढ़ाई क्यों नहीं करता है, तो उनका आंसर सब फिक्स रहता है, सोशल मीडिया फोन पे रहता है। तो इंस्टाग्राम इज प्रॉब्ली वन ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स ऑफ एनक्यूसी। इंस्टाग्राम रील्स में लोग जितना समय यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उस समय पे अगर आप कुछ रीडिंग करें तो क्यूरियोसिटी आपकी जनरेट होगी, नॉलेज आपका बढ़ेगा। तो रीडिंग हैज़ गॉन डाउन। और पोस्ट कोविड अगर ये ट्रेंड आप देखेंगे तो इट्स अलार्मिंगली डिस्टर्बिंग। बिल्कुल लोग पढ़ने की इच्छा रखते ही नहीं। बुक सेलर से आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि बुक सेल्स कितनी डाउन हो गई है।
इनफैक्ट कोई राइटर भी अगर लिखता है किताब आज की तारीख में सोचता है पहले। तो वो कमर्शियल गेन के लिए नहीं लिखता, वो पैशनेट है प्रोजेक्ट के लिए, तो इसलिए वो लिखता है। अनलेस यू आर जेके रोलिंग, आई डोंट थिंक कोई प्रॉफिट मेकिंग राइटर हमारे बीच ज़्यादा मौजूद हैं आज की तारीख में। तो रीडिंग हैज़ रियली गॉन डाउन, और द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर अ क्विज इज टू पार्टिसिपेट इन वन। और लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में एम्बेरसमेंट है कि हमें आंसर आएगा नहीं, हमें आंसर आएगा नहीं, लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ही नहीं, इनफैक्ट बड़े लोग भी जो काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड क्विजर्स हैं वो भी नहीं आते बहुत बार क्विजेस में, ये सोच के कि हम आंसर अगर नहीं देंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। बट हमारा पर्पस बेइज्जती करवाना नहीं है, वैल्यू एडिशन। खुद को आप कॉम्पीट खुद से कीजिए ताकि आप अपना नॉलेज अगले स्तर तक आप कैसे ले जा सकते हैं। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि प्राइजेस। अभी टाटा क्रूसिबल अगर हो जाए या मैं एक क्विज करूं जिसका प्राइस है 50,000 रुपये, तो मेरे ख्याल से वसंतराव देशपांडे हॉल भी छोटा पड़ जाएगा। इतने लोग आएंगे जिन्होंने ज़िंदगी में क्विज नहीं किया, उनको भी लगे 50,000 रुपये तो ये तो मैं ही लेके जाने वाला हूँ। तो प्राइज मनी, लेकिन वही मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो प्राइज मनी मत देखिए, आप ये देखिए कि आपका फ़ायदा क्या हो रहा है। आज आप जो चीज़ सीख रहे हैं वो क्विज से, हो सकता है आपकी कोई जॉब इंटरव्यू में आपके काम आए या किसी और लाइफ क्राइसिस में आपके काम आए। तो अ क्विज विल मेक यू अ बेटर पर्सन। नॉलेज अगर आप अपना बढ़ा रहे हैं तो आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं। तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए, ना कि 50,000 रुपये या जो भी कैश प्राइज है। So, you are seeing so many quizzes now. You are in touch with many schools and colleges. So, sir, explain us वो scenario क्या चल रहा है in schools and colleges? How are they trying, or are they even trying to inculcate the values of quizzes in their child students also? अभी बहुत सारे स्कूल्स में क्विज और एग्जामिनेशन, इनका डिफरेंस इन लोगों को पता नहीं। तो एग्जामिनेशन के तरीके से सवाल उन्हें पेश किया जाता है बाय टीचर्स टू स्टूडेंट्स, तो वो एग्ज़ाम जैसा ही फीलिंग रहता है बच्चों को। तो अब बहुत बच्चे रहते हैं हु लाइक टू लर्न बट दे डोंट लाइक टू बी टॉट। तो क्विजिंग एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप अलग अलग चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं और आपको पता चलेगी विदाउट आपको फोर्सिबली कोई पढ़ाने की कोशिश किए हुए। तो क्विजिंग एज ए टूल अगर एकेडमिक्स में इस्तेमाल किया जाए तो बच्चों को एकेडमिक करिकुलम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। ये टूल उतना एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, तो इट्स प्रिटी अनफॉर्चुनेट। तो टीचर्स और स्कूल शुड हायर सम प्रॉपर क्विजर्स जिन्हें जानकारी इस चीज़ की है, जो उनकी मदद करें। और ये बच्चों की क्यूरियोसिटी ही नहीं, उनके एकेडमिक करिकुलम में भी बहुत चेंजेस ला सकता है, उन्हें बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकता है। तो यही मेरा सुझाव रहेगा, लेकिन देखते हैं ये कैसा इंप्लीमेंट होता है। हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी स्कूल्स हैं जो एक्टिव है, उनके क्विज क्लब चला रहे हैं, हम लोग भी काफ़ी स्कूल्स के साथ इन्वॉल्व हैं। तो सिचुएशन इज गेटिंग बेटर, लेकिन और बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये ऐसा मेरा मानना है। Sir, I think this medium of podcast is a very good way to connect with the public. Right. And sir, I would like you to take this opportunity and tell us the audience कि NQC के कुछ ऐसे events बताइए जो बहुत आपको लगता है कि this should be attended by maximum more people. Right. So just tell us about that. मैं बताता हूँ। अभी हर साल हमारा एक सिग्नेचर इवेंट होता है, नागपुर क्विज क्लब क्विज फेस्ट, जहाँ 4 क्विजेस होती हैं अलग अलग टाइप की। तो नागपुर के बेस्ट क्विज मास्टर्स इसे कंडक्ट करते हैं और बेस्ट पार्टिसिपेशन भी इसमें होता है। तो इट्स वंस एन ईयर इवेंट। वैसे तो हर महीने हमारी एक क्विज होती है, लेकिन एटलीस्ट आप लिमिटेड पार्टिसिपेशन, आप जानना चाहते हैं क्या होता है क्विजिंग, तो दिसंबर में वील बी डूइंग दिस पर्टिकुलर क्विज। वहाँ पे आप आ सकते हैं। और हमने एक चीज़ और नोटिस किया कि फ्यूचर ऑफ क्विजिंग इज स्कूल स्टूडेंट्स। कॉलेज के बच्चे जब तक 50,000 नहीं देंगे तब तक आएंगे नहीं करके वी आर एंकरेजिंग स्कूल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट। तो हमने एक इवेंट और ऑर्गेनाइज किया है एवरी मंथ, नॉर्मल एनक्यूसी क्विज के अलावा देयर इज एन इवेंट कॉल्ड माइंड बेंडर। हाँ, माइंड बेंडर में चिल्ड्रन अप टू क्लास 12th कैन पार्टिसिपेट। सेम एनक्यूसी इवेंट्स जैसा होता है वैसे ही ये इवेंट है, लेकिन वो इंटिमिडेट नहीं हो जाते। जैसे कि कोई सुभान सर के साथ में कोई 7th स्टैंडर्ड का बच्चा बैठा होगा तो इंटिमिडेट होगा कि मैं इतने बड़े आदमी के साथ मैं अपना आंसर कैसे दूँ, जबकि ये थिंकिंग भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन वो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए उनके हम उम्र जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा कंफर्ट महसूस होगा। एक मन में जो अनकंफर्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी दूर हो जाएगी करके वी हैव इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट कॉल्ड माइंड बेंडर विच इज़ प्रीटी अट्रैक्टिव। अभी बहुत बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अनिरुद्ध मोरार का, मेरे जो दोस्त हैं, उनका आइडिया है। रिपु दमन सर की मदद इसमें काफ़ी है, और अग्निदेव अहमदेव, इन दोनों के आइडियाज़ की वजह से ये सक्सेसफुल हो गया है माइंड बेंडर। और अभी लास्ट मंथ
एनटीयूसी की सबसे यंगेस्ट क्विज मास्टर थी आद्या गिरे। 16-year-old क्विज मास्टर थी वो, जो यंगेस्ट एवर माइंड बेंडर में पार्टिसिपेट करते करते उन्होंने मेन एनटीयूसी के लिए क्विज किया, जहाँ पे नागपुर के बेस्ट क्विजेस, तो वो 50 क्विजेस पार्टिसिपेट किए इस इवेंट में, विच इंक्लूडेड नागपुर के अल्टीमेट बेस्ट क्विजेस। और इतना अप्रिशिएटेड वो इवेंट था कि लोगों को पसंद आया। तो इस तरीके के हम क्विज मास्टर्स तैयार करना चाहते हैं, आद्या जैसे और भी बहुत लोग हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि स्कूल स्टूडेंट्स को पे आप फोकस करें, उन्हें थोड़ा एक प्लेटफॉर्म दें टू बिकम क्विज मास्टर्स, क्योंकि एवरी मंथ वी हैव समथिंग कॉल्ड क्विज मास्टर ऑफ द मंथ। ये बच्चों में से ही कोई एक स्टूडेंट आता है जो 5 सवाल अपने खुद के बना के प्रेजेंट करता है। हम फीडबैक देते हैं, हम एडिट करने में मदद करते हैं, लेकिन वो एक पहला स्टेप है, इनिशियल स्टेप। तो इसके बाद वो एक खुद का क्विज करना प्रेफर करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी एनक्यूसी प्रोवाइड करता है। True, sir. We personally really appreciate your effort, क्योंकि we personally know कि how difficult it is to fund your own passion. And मेरे को पता है कि आपने भी वो phase देखा होगा. So I would again like to move to trivias because that's खपता है, वो चलता है. So sir, मैंने ये देखा है कि NPC quizzes में you people take a lot out of movies. मूवीज के ट्रिवियास बहुत चलते हैं एंड दे आर रियली, मतलब वो आंसर्स पता चलने के बाद जो फीलिंग आती है ना, वो डिफरेंट लेवल की है। सो प्लीज, अभी जैसे आपने कहा कि ये एक हफ्ता है, तो अभी नॉर्मल हम करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्विज, तो पार्टिसिपेंट्स जो आएंगे वही लोग आएंगे जिन्हें हिस्ट्री की जानकारी है। अगर हम करें मूवी क्विज तो बहुत लोग आएंगे। ये नहीं कि सब क्विजर्स हैं, लेकिन मूवीज बहुत लोग देखते हैं और उन्हें दिलचस्पी है और वो जानना चाहते हैं चीज़ें, कि कुछ नई चीज़ें पता चले। तो अगेन ट्रिविया की आपने बात की तो मैं आपको बताऊंगा, 1943 में देयर वाज अ मूवी कॉल्ड किस्मत। किस्मत आज जाना जाता है एक गाने के लिए, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। ये गाना बहुत पॉपुलर था उस टाइम में। लेकिन एक क्रिटिकल चीज़ आपको मैं बताऊंगा, तभी क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था 42 में, तभी ब्रिटिश सेंसरशिप जो था दैट वाज प्रिटी हाई। एवरी कंटेंट को ब्रिटिशर्स जो है वो सेंसर करके देते थे ताकि उनके ऊपर कोई हामी डिफिकल्टी ना आए। तो ये गाना कैसे पास हो गया, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, विच वॉज क्लियरली अ मैसेज अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। अब कवि प्रदीप ने ये पोएम लिखा था, उन्होंने, खैर ठीक है आप बताइए कि क्या किया होगा कवि प्रदीप ने, कुछ आप गेस करेंगे? मे बी ही डिड समथिंग, उन्होंने कुछ प्लीड किया होगा कि नहीं, आई विल टेल यू। उन्होंने एक लाइन डाला है उस गाने में, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है में, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना जर्मन हो या जापानी। तो ये बता दो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जर्मनी एंड जापान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, अलाइड पावर्स के अगेंस्ट युद्ध कर रहे थे। तो ये वर्ड डाल के उन्होंने ब्रिटिशर्स को बेवकूफ़ बना दिया, ये दिखा के कि हम तो प्रो वॉर गाना लिख रहे हैं, तो हम तो अलाइड पावर्स की सपोर्ट में गाना लिख रहे हैं। तो ये हो गए बेवकूफ़। इवेंचुअली उन्हें समझ में आ गया अंग्रेज़ों को कि ये तो हमारे खिलाफ लिखा हुआ गाना है, और उन्होंने गाने को बैन कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो गाना पॉपुलर हो चुका था और अभी भी लोग गा रहे थे सालों बाद भी। दैट इज द ट्रिविया एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। बाजीराव मस्तानी करके मूवी आई थी जिसमें रणवीर सिंह वाज वेयरिंग ब्यूटीफुल आर्मर और हेलमेट और क्या क्या। बाजीराव के बहुत आगे आए नाना साहेब पेशवा द सेकंड, जो 1857 अपराइजिंग में थे। तो भारत एक खोज में जब उनको दिखाया गया कि ये वॉर फाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑथेंटिक तरीके से दिखाया कि बहुत सिंपल आर्मर, और मराठास वर नोन फॉर देयर लाइट आर्मर, एक सिंपल आर्मर, टर्बन बांधा हुआ था उन्होंने, और टर्बन को बांध के रखते थे एज ए हेलमेट, कोई अलग से लोहे का हेलमेट नहीं हुआ करता था। और ये नाना साहेब पेशवा द सेकंड के पास में नहीं होगा तो बाजीराव के पास कैसे होगा? और ये बात श्याम बेनेगल साहब ने 1989 में रिसर्च करके उन्होंने इंक्लूड किया। शिवाजी महाराज की जो पोवाड़ा जो है उन्होंने इंक्लूड किए विद हिंदी ट्रांसलेशंस और विदाउट लूजिंग द एसेंस ट्यून, ये सब चीजें बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए उन्होंने इंक्लूड किया पोवाड़ा। इट्स सो वेल मेड सर कि इट ट्रांसफर्स यू टू दैट एरा। एग्जैक्टली। और एक चीज आपको बताता हूँ, टीपू सुल्तान ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपने कुछ सोल्जर्स भेजे थे, अपना एक शिप भेजा था बाकी सोल्जर्स टू सपोर्ट द अमेरिकंस। अच्छा, ये चीज बहुत कम लोगों को पता है, ये बहुत कम किताब है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा चीज जगह पे डॉक्यूमेंटेड नहीं। लेकिन श्याम बेनेगल साहब को मालूम था, विदाउट इंटरनेट, बिना कोई सोर्स के उन्होंने ये पता करके रिसर्च करके अपने टीपू सुल्तान एपिसोड में उन्होंने मेंशन किया। ये है उनका रिसर्च। अमेजिंग। इनफैक्ट जोधा अकबर ये जो मूवी आई उससे बेहतर मैं मानूंगा कि
आप कुलभूषण करबंदा साहब ने जो प्ले किया मंथन में, सॉरी भारत एक खोज में, अकबर के 2 एपिसोड वो आप देखिए। Right. अकबर की एक्चुअल स्टोरी आपको जाननी हो तो आप ये देखिए। So Bollywood को तो हैबिट है to exaggerate everything and show. फिर भी एक मूवी है चिट्टेगोंग। चिट्टेगोंग आपने नाम सुना है? Chittagong is a place in चिट्टेगोंग करके एक मूवी आई थी Okay. जो चिट्टेगोंग आर्मरी अपराइजिंग जो है उसके ऊपर बेस्ड थी। खेले हम जी जान से करके एक फिल्म आई थी अभिषेक बच्चन की, और मनोज वाजपेयी साहब ने एक प्ले किया था फिल्म में चिट्टेगोंग। वो तो टेलिंग द सेम स्टोरी। और खेले हम जी जान से वाज बेस्ड ऑन अ नोवेल, इट वाज कॉल्ड डू एंड डाई। चिट्टेगोंग वाज हिस्ट्री, Okay. वो एक्चुअल हिस्ट्री है। आप शायद कोई प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होगी तो यू मस्ट वॉच इट। एक छोटे बच्चे के पर्सपेक्टिव से उन्होंने चिट्टेगोंग अपराइजिंग के बारे में बताया है, एंड दैट पर्सन वाज अ फ्रीडम फाइटर। और वो एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है बट इट्स हिस्ट्री स्टोरी। और इनफैक्ट आप नेटफ्लिक्स में आप देखें ओटोमन्स करके, दी ओटोमन्स करके एक डॉक्यू वेब सीरीज है, 3 एपिसोड 3-4 एपिसोड की एक सीरीज आती है, बहुत ब्यूटीफुल। हिस्ट्री इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए, एंटरटेनिंग भी रहे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फैक्ट्स। Right. True. Absolutely. तो अभी पिछले साल विदर्भ लिट फेस्ट जब हुआ था VLF. VLF, तो वहाँ पे हमने एक किताब प्रिंट की कंपेंडियम नाम से। तो कंपेंडियम गॉट सोल्ड आउट। हमने 100 कॉपीज प्रिंट की थी, सब कॉपीज वहाँ बिक गई। तो हम जब इसे बेच रहे थे तो एक सवाल मैं सबको पूछता था, वो सवाल मैं आपको भी पूछना चाहूँगा कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब के 50वें जन्मदिन में इन 1911 एक स्वीट डिश बनाया गया जिसका नाम था कभी संबर्धना बर्फी। कभी संबर्धना बर्फी उनकी नीस ने डिजाइन किया था, और सब गेस्ट को देने के बाद में सबको पसंद आया। उन्होंने ये पूछा कि ये डिश का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, आप बताइए। कोई बता नहीं पाया कि क्या है मेन इंग्रेडिएंट, कोई सही जवाब उसका नहीं दे पाया। बाद में इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो चीज़ है जिससे बना है ये बर्फी, दैट इज नॉट समथिंग ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये ब्रिटिश ओरिजिन का है। एक डॉक्टर जेनसन करके एक डॉक्टर, एक एग्रीकल्चरिस्ट थे, जिन्होंने इसे डेवलप किया इन इंडिया टू रिफाइन द टेस्ट ऑफ इंडियंस। क्योंकि इंडियंस क्या क्या खाते हैं, इनकी टेस्ट डेवलप करने के लिए उन्होंने ये चीज़ को डेवलप किया। ऑलरेडी अंग्रेज खाया करते थे, इंडिया में तब डेवलप हुआ इन 1822। तो 2022 मार्क 200 years of this particular product in India. आज इंडियन रसोइयाँ विदाउट दिस प्रोडक्ट इज प्रीटी डिफिकल्ट टू इमेजिन। खैर हमें से बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। और काफ़ी निज़ाम जो है, निज़ाम उन्होंने जब फिश प्रिपरेशन करते थे तो साथ में ये चीज़ का भी इस्तेमाल करते थे। तो सवाल ये है कि व्हाट वाज दैट मेन इंग्रेडिएंट जिससे बर्फी बनी कभी संबर्धना बर्फी? इलायची. नॉट इलायची, केसर. केसर भी नहीं, नॉट हिंग। कहीं से कैसे फ्राई बनेगी? आई टेल यू, आंसर विल शॉक यू। इट्स फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। ओह हाँ, ये सुना था मैंने। आई सॉ इट इन एपिक में, अभी याद आया मेरे को। कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर की बर्फी है कभी संबर्धना बर्फी। राइट. तो हाँ, काफी फेमस है ये। कभी कलकत्ता आप जाएगी तो देख लीजिएगा। ऐसी एक चीज आपको और बताऊं कि सवाल 2 टाइप के होते हैं, वर्केबल एंड नॉन वर्केबल। मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे नॉन वर्केबल अगर रहा तो ये रहे, कभी संबर्धना बर्फी का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? ये सवाल रहेगा। आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। ओके. अब मैंने जिस तरीके से आपको सवाल बताया, दैट वाज प्रीटी वर्केबल। Right. इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं आंसर तरफ जाने के, मोर देन वन वे टू रीच आउट टू द आंसर। तो हम इस तरीके की क्विजिंग हम प्रमोट करते हैं। And I think that is more interesting. जैसे आपने इंटरेस्टिंग। said. और हो सकता है कि आपको एग्रीकल्चर के बारे में पता हो, आपको डॉक्टर जेनसन के बारे में पता हो, या टैगोर जी के बारे में पता हो, या कभी संबर्धना के बारे में मालूम है, या निजामी फिल्म के बारे में आपको मालूम है। जी जी, ये 4-5 एस्पेक्ट्स में से कोई एक भी आपको पता है तो आप आंसर तक पहुंच पाओगे, which doesn't really matter. What matters is आपको 3 अलग अलग चीजें पता चल गई इस माध्यम से। So that is what we focus in QC. तो वही कोशिश है हमारी। Brilliant. एक चीज़ आपको और बताऊंगा, मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा। 1976 में श्याम बेनेगल साहब, श्याम बेनेगल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जो वर्गीस कुरियन करके इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं इंडिया के, तो उन्होंने को राइट किया था 1976 की मूवी, और बेस्ड ऑन हिज लाइफ एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स। इसे फंड किया था 5 लाख फार्मर्स ने, 5 लाख फार्मर्स जिन्होंने 2 रुपये कंट्रीब्यूट करके बजट बनाया फिल्म का, और वो फिल्म निकली 1976 में। ये फिल्म का नाम आप गेस करेंगे? 1976. हाँ, ये आंसर आपके सामने है। सच में? हाँ, मैं आपको बताऊं, ये है आंसर। आंसर इज मंथन। मंथन आपने नहीं देखी होगी तो आप देखिए, देखना पड़ेगा आपको। देखिए। तो वो बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें जो एक पर्टिकुलर गाना है वो अमूल बाद में
अपने मार्केटिंग ब्रांडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया। वर्गीस कुरियन वॉज द फाउंडर ऑफ अमूल, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ अमूल। तो उनकी लाइफ पे आधारित फिल्म थी वो, कि वाइट रेवोल्यूशन के बारे में। आपने नहीं देखी होगी तो आप मैं देखिए। जरूर देखूंगा, पक्का देखूंगा सर, क्योंकि नाम भी सेम है तो जी 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 दिखाई बिल्कुल। पड़ेगा। और मूवीज़ के ज़रिए नई नई चीज़ें पता चलती है। तो और मूवी देखने का भी नज़रिया एक ओपन माइंड से अगर आप देखें तो आपको और चीज़ें पता चलेगी जो इंटरेस्टिंग टू हिस्ट्री या और माइथोलॉजी या स्पोर्ट्स। जैसे आपने वो गाना सुना होगा, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उसमें एक लाइन है, रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन का वीर जवाहर से। तो बाकी सबको आप जानते हैं, बट रंग हरा हरी सिंह नलवे से कौन है ये हरी सिंह नलवा? आपके लिए होमवर्क है, आप रिसर्च कीजिए इनके ऊपर। Of course, बिल्कुल करेंगे सर। और वैसे भी आजकल तो ट्रेंड चल रहा है टू रीराइट द फॉरगॉटन हिस्ट्री। सो Right. ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। So sir, ultimately now we are leading towards the end of the podcast, and I would really like to ask you कि what is the future of quizzing and what is the future of NQC? How do you see NQC after 10 years? कहाँ देखते हैं NQC को? 10 years के बाद में मे बी मेनी ऑफ अस माइट नॉट बी देयर अराउंड, बट आई रिक्वेस्ट कि पार्टिसिपेंट्स जो है धीरे धीरे क्विजिंग के प्रति अपना नज़रिया बदलें। ये कोई बुद्धिजीवियों का खेल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आई वॉज प्रिटी डम, तो आई एम स्टिल अराउंड। काफ़ी लोग नज़रिया बदले, पार्टिसिपेट ज़्यादा कीजिए क्विज़ेस में, नई नई चीज़ें सीखें आप। क्विज मास्टर्स नए तैयार हों, नए सवाल आप बनाइए, और प्लीज़ कम एंड पार्टिसिपेट, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ टीचर, यू आर अ प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, रिफ्यूज टू बी एम्प्लॉयड, प्लीज़ कम एंड पार्टिसिपेट और आप मज़ा इसका एक्सपीरियंस कीजिए। और चैलेंजेस की बात अगर रहे तो समय के साथ साथ हमें भी आगे बढ़ना होगा। अभी ऑलरेडी हम कोशिश कर रहे हैं कि रेलेवेंट रहे, तो आगे नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी जब इंक्लूड होगी हमें वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कोशिश अभी शुरू है, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। So we wish you all the best for your journey. Thank you. And we will really support NQC क्योंकि I have to say this to the audience that please attend NQC quizzes क्योंकि ट्रस्ट भी मैंने 2 दिन ही किए हैं, पर 2 दिन में मेरे हौबे उड़ गए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, आप भी आइए क्विज़ेस में आगे से। So how was the experience at Manthan? आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन्वाइटेड हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि कोई ऐसी सीरियस अचीवमेंट्स मेरी है नहीं, बट दिस कैन बी ए प्लेटफॉर्म। एनक्यूसी के बारे में लोगों को पता चलेगा और ज़्यादा लोग आएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगेन मंथन तो और माइल्स अहेड आपके। मैंने एक ही राहुल का ही एपिसोड मैंने देखा है, विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और सेटअप भी आपका बहुत बहुत सुंदर सेटअप आपका है। तो आगे और इम्प्रूव होगा। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। सर, पर आपने जो बात बोली कि आपने कुछ अचीव नहीं किया है, वो मैं बता दूं, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि रनिंग अ क्विज क्लब फॉर 10 years एंड इट्स द ओनली क्लब ऑफ नागपुर, दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। क्योंकि वी पैशनेट पीपल, हमको पता है कि कुछ अगर चालू किया है तो चलाना कितना डिफिकल्ट होता है, एंड आप तो 10 साल से कर रहे हैं। सर, ये बहुत बड़ी बात है। So thank you for coming to Manthan, and we hope to have you again and again with some interesting trivias and lots of gossips Always, and, good, always. and knowledge, of course. So thank you for being here. थैंक यू फॉर इट। So this was Paddy sir, Padmanabhan Pillai on Manthan. I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा, and I hope आपको ये वीडियो प्रोत्साहित करेगा to go to NQC and watch their quizzes, attend their quizzes, and as sir said, ये कोई खेल, you can, if you're a common man, even you can do it. Exactly, If you're intellectual, even you can do it. So it's open for all. So thank you for watching. Be with us. Watch the full video. Like, share, and subscribe. Until next time, Namaste, Jai Hind. जय